हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं भी बढ़िया ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज मैथ के एक शानदार से मॉक टेस्ट को। मॉक टेस्ट नंबर 5 आपका जो रहने वाला है। और आज का मॉक टेस्ट भी ना आपका जैसा डिटो एग्जाम में पूछा जाएगा ना, सेम एज इट इज आपके लिए डिजाइन किया है। जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इस मॉक टेस्ट को रखा है। और आप सभी को पता है, स्टार्टिंग से पता है इस बात का कि आपके अपने इस चैनल में जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए जाते हैं सारे के सारे लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, टाइप भी इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए जी आज का मॉक टेस्ट भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तब भी मॉक टेस्ट दीजिए भाई, ये वीडियोस देखिए, ताकि आपका जो सिलेबस जो चैप्टर कवर नहीं हुआ उसका भी कुछ ना कुछ पार्ट आपको समझ आ जाए, ताकि जब आप चैप्टर भी पढ़ो तो उसको आप और डिटेल में पढ़ सको। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आज के मॉक टेस्ट को क्वेश्चन नंबर 1 से। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जो कि आपका प्रॉफिट और लॉस से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हर एक चैप्टर को हमने कवर किया आज के मॉक टेस्ट में। तो दीजिए भाई, इसका आंसर देखिए क्या होगा। कहता क्या है कि वाई सेलिंग ए कार फॉर रुपीज 2,78,000 की, ए डीलर गेन्स 25% का प्रॉफिट होता है उसे। ठीक है, इफ द प्रॉफिट रिड्यूस टू 18% देन द सेलिंग प्राइस विल बी। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कहा गया है कि एक बंदे ने अपनी कार को बेचा 2,78,000 में, उसे प्रॉफिट हो गया 25% का। अब वो चाहता है कि मुझे 18% का प्रॉफिट हो, भाई साहब मुझे 25% का प्रॉफिट नहीं चाहिए। तो वो अपनी गाड़ी को कितने रुपए में बेचेगा। सिंपल सी कहानी है। ठीक है, तो वो है क्या, कहानी टोटल समझिए। जो आपका 125 जो है, मतलब 25%, आपको पता है 25% का प्रॉफिट है, इट मींस 100 में हम 25 को ऐड कर देंगे तो 125 हो गया। 125 की जो मान दिया गया वो कितना दे दिया गया, 2,78,000 आपको दे दिया गया है। ठीक है जी, यही कहा है ना कि 2,78,000 की गाड़ी बेची, वो भी 25% के प्रॉफिट के ऊपर। इट मींस 125 की भी जो वैल्यू है वो 2,78,000 है। हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है 18% की, मतलब कि 118 की हमें वैल्यू निकालनी है। कहानी समझ आई? तो आप ऐसे लिख लो इसको कि 2,78,000 जो आपका है, ये आपका 125 का मान है। आपसे पूछा गया है 118 का मान आपको निकालना है, वैल्यू आपको निकालनी है। तो ठीक है जी, मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो, पर क्या आपको जहां मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, आपको जहां सच में मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, तो आप कहोगे सर नहीं, क्योंकि आपके पास एक डिजिटल सम नाम की भी एक चीज होती है जो कि आपको सीखना काफी इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में वो आपका टाइम भी बचाएगा। तो डिजिटल सम होता क्या है, अगर हम थोड़ा सा समझे उसको, तो डिजिटल सम अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं आता है तो सीख लोगे अभी आप। ठीक है, तो डिजिटल सम होता क्या है, सपोज करो आपके पास एक कोई वैल्यू है, जैसे कि 2,6,3,9,8 आपको दे दी गई। ठीक है, और डिवाइड बाय मैंने कह दिया 10 है, इसका डिजिटल सम निकालो। तो डिजिटल सम क्या होता है, सभी डिजिट्स को ऐड कर देना, बस वही डिजिटल सम होते हैं। और जहां पे 9 बन जाए उसको काट लो, चाहे आप नहीं भी काटो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। बट 9 काटने से होता क्या है कि आपकी थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है वो बच जाती है, टाइम बचेगा उससे, है ना। तो अब इसको देख लो, डिजिटल सम में क्या करना है, सिंपल सा डिजिट्स को ऐड करना है। मुझे यहाँ 9 दिख दिया, 9 को मैंने काट दिया। 6 + 3 कितना होता है, 9 होता है, मैंने इसको भी काट दिया। 8 + 2 कितना होता है, 11 होता है। और वापिस से इस 11 को भी जब मैं ऐड करूंगा, क्योंकि डिजिटल सम का मतलब ही यही होता है, आपने एक सिंगल डिजिट में उस वैल्यू को लाना है। तो 11 को भी जब मैं ऐड करूंगा, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। और डिवाइड बाय कितना चल रहा है, 1 + 0 इट मींस 1। तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 2 आ गया भाई। ठीक है जी, डिजिटल सम निकालना आ गया आपको कि नहीं आ गया, ये बता दो। ठीक है, अब आपको थोड़ी सी और एग्जांपल दूं मैं, और एग्जांपल देख लो आप। आपके पास सपोज कर लो 2 है, 7 है, 6 है, 4 है, 5 है। ठीक है जी, और आपको नीचे दे दिया मैंने कितना, मैंने आपको नीचे दे दिया 60। अब आप मुझे इसका डिजिटल सम बता दो क्या होगा। तो आप कहोगे सर इसका डिजिटल सम क्या होगा कि जहां 9 बन रहा है वहां काट दो। 5 + 4 कितना होता है, 9 होता है, काट दिया भाई। 7 + 2 कितना होता है, 9 होता है, काट दिया। तो ऊपर कितना बच गया, 6 बच गया। तो नीचे 6 + 0 कितना होता है, 6 होता है, और 6 को 6 से काटूंगा, इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 1 आ गया भाई। ठीक है जी, तो डिजिटल सम निकालना आपको आ गया कि नहीं आ गया, ये बता दो सबसे पहले मेरे को। अगर आ चुका है तभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कि डिजिटल सम निकाला कैसे जाता है, आपको पता चल जाए। क्लियर है कहानी, बता दो। और इसमें एक बात हमेशा याद रखना, बात क्या याद रखना कि डिजिटल सम में नीचे हमेशा आपका 1 ही बनना चाहिए, डिवाइडेड बाय 1 बनना चाहिए, ना कि कुछ और डिजिट आपका होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। सपोज कर लो आपके पास नंबर दे दिया गया है कि 25463 दे दिया गया है। तो और आप 4 भी मान लो उसको, चलो 4 मान लिया, 4 नहीं, आप यहाँ
चलो 4 भी रख लो, 5 भी रख लो, जहाँ पे वापिस क्या फ़र्क पड़ रहा है हमें, ठीक है। नीचे दे दिया गया आपके पास 2। क्लियर। अब इसका डिजिटल सम निकालो क्या होता है। आपने कहा सर 5 + 4 9 होता है, निकल गया। 6 + 3 9 होता है, चला गया। 5 और 4 9 होता है, जी चला गया। ये वापिस से वही क्या आ गया 2 / 2, इसका डिजिटल सम तो 1 आ गया। चलो कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 2 7 6 3 5 डिवाइडेड बाय मैंने कह दिया 2 भाई, ठीक है। इसका डिजिटल सम निकालो। आपने क्या किया, डिजिट्स को ऐड किया। 7 + 2 कितना हो गया 9 हो गया, काट दिया। 6 + 3 9 हो गया, काट दिया। नीचे ऊपर बच गया 5, तो 5 नीचे क्या है 2 है। 5 डिवाइडेड बाय 2। अब इसका डिजिटल सम क्या है आप नहीं निकाल पाओगे, तो मैंने आपको क्या कहा, नीचे हमेशा 1 लाओ। अब 2 को अब 1 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो आप खुद सोचो। अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो बन जाएगा कितना 10, और 10 को जब आप ऐड करोगे 1 + 0 तो नीचे 1 आ गया ना। आपको नीचे सिर्फ 1 लाना है। अगर आप नीचे मल्टीप्लाई 5 कर रहे हो तो ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई 5 करना पड़ेगा। आपने कहा बिल्कुल सर। आप ऊपर अगर नीचे मल्टीप्लाई 5, ऊपर मल्टीप्लाई 5, और ऊपर कितना बन गया 25 बन गया। इस 25 को वापिस से ऐड कर दो, 2 + 5 करोगे कितना आ गया 7 आ गया। तो इसका डिजिटल सम क्या है 7 है। समझ आ गया डिजिटल सम निकालने की पूरी कहानी। अब मुझे नहीं लगता आप कभी डिजिटल सम में पजल भी होगे, ठीक है जी। आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, उसको हमेशा डिजिटल सम से उड़ाने की कोशिश किया करो, टाइम काफ़ी बच जाता है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई, इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, हमने तो डिजिटल सम से उड़ानी है, तो कैसे उड़ाओगे देखो। सबसे पहले ऊपर वाले डिजिट्स को मैं ऐड करता हूं, ठीक है। 7 + 2 कितना हो गया 9 हो गया, जे तो कट गया। ऊपर बच गया जहां पे सिर्फ क्या 8। नीचे क्या बन रहा है 5 + 3 कितना हो गया 8 हो गया, जे भी, अरे जे भी 8 हो गया। इनटू 8 + 1 कितना हो गया 9 हो गया, मैंने काट दिया, और जहां बच गया 1। और 8 को 8 से काट दिया, 8 को एक बार में काटा 8 आ गया। तो इस मीन इसका डिजिटल सम क्या बन रहा है 1 बन रहा है। अब ऑप्शन में जिसका भी डिजिटल सम 1 बन रहा है, इट मीन्स वही आपका आंसर है। आप ऑप्शन नंबर ए को देख लो। ऑप्शन नंबर ए को देखोगे 6 + 3 कितना होता है 9 होता है, कट गया। 4 और 2 6 आ गया, 7 8 और 1 9 10 बन गया। और इसको भी जब आप ऐड करोगे कितना बन गया 1 बन गया। इट मीन्स आपका ये आंसर हो सकता है, बट आपको सभी ऑप्शन को सेटिस्फाई करवाना है। अगर दोनों में सेम 1 1 बन गया ना, फिर आपको सच में कैलकुलेशन करना पड़ेगी। क्लियर। अब ऑप्शन नंबर बी में देख लो, 5 + 4 9 होते हैं, कट गया। 6 + 3 9 होते हैं, कट गया। 2 + 2 कितना आ गया 4 आ गया, इसका डिजिटल सम तो 4 आ गया। नीचे देख लीजिए 7 + 2 9 होता है, 4 5 6 और 6 और 3 9 होगा, नीचे इसका डिजिटल सम 2 बच गया, ठीक है। इसको देख लीजिए 6 और 3 कितना आ गया 9 आ गया, 4 2 6 और 2 8 आ गया। सभी का डिजिटल सम अलग अलग है। आपका डिजिटल सम 1 आया था, ऑप्शन ए में आपको डिजिटल सम 1 देखने को मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही क्या है सही आंसर है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन को कराने में इतना टाइम चला गया, बट मैं आपको डिजिटल सम सिखाना चाहता था जो कि आपकी कैलकुलेशंस को बचाए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका आंसर जो था ऑप्शन नंबर ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, किससे आया गया क्वेश्चन, पूछा गया आपका सिंपल इंटरेस्ट है। क्या क्वेश्चन है कि आपके पास एक पैसा है 2500 रुपये, विच इन्वेस्टेड फॉर 8 ईयर्स के लिए एट ए गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, रेट ऑफ किसी इंटरेस्ट के ऊपर दिए, पर ईयर के हिसाब से अमाउंटेड टू रुपीस इतना बन जाता है भाई। 2500 जमा करवाया था मैंने 8 सालों के लिए किसी रेट के ऊपर, मेरे पास वो बन गया 3725। ऑन मेच्योरिटी व्हाट वाज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट दैट वाज पेड पर एनम। आपको रेट फाइंड करना है। अब आप सभी को पता है क्या सिंपल इंटरेस्ट निकालने का ना सिर्फ एक ही इकलौता फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला, वो भी क्या कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 होता है। आपके पास PRT अपॉन 100 आ गया। सबसे पहले आपको गिवन क्या क्या चाहिए, प्रिंसिपल। क्या आपको प्रिंसिपल गिवन है? आपको सर बिल्कुल गिवन है 2500। क्या आपको रेट गिवन है? वही तो आपको निकालना है। टाइम गिवन है आपका कितना है 8 साल है, टाइम भी गिवन है। क्या सिंपल इंटरेस्ट गिवन है? वो नहीं दिया गया, बट आपको प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है। आप सभी को पता है सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 3725 में से जब आप प्रिंसिपल को निकालोगे 2500 में, तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा 1225 बन जाएगा ना। 1225 आपका क्या बन गया सिंपल इंटरेस्ट बन गया। तो लो जी वैल्यूज को पुट कर लो, रेट निकल जाएगा। अब आपने क्या कहा 1225 में सिंपल इंटरेस्ट को पुट किया, प्रिंसिपल कितना है आपका 2500 है, इनटू रेट निकालना है, टाइम आपका 8 साल है, डिवाइडेड बाय आपने 100 से कर दिया।
ठीक है। अब इसको मैं अगर रेट को एक साइड निकाल दूं मैं, तो रेट इज इक्वल टू जी 100 जो ऊपर मल्टीप्लाई करेगा 1225 इंटू आपके पास कितना आ गया 100 आ गया, डिवाइडेड बाय 2500 इंटू आपके पास 8 आ गया। क्लियर। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए आपके, 25 से आप इसको डायरेक्टली काट सकते हो कितनी बार में 4, और इसको आप काट सकते हो 9 बार में 49। तो आपके पास रेट जो बन जाएगा वो बन जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 8। अब आप सभी को पता है 8 6 से कितना होता है 48 होता है, मतलब आपका जो आंसर होगा वो 6.48 होता है, और ये कितना 49 है, मतलब 6.125% आपके पास क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है, समझ आ गई कहानी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका सही आंसर है। ठीक है जी, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या कहा है कि जी आपका किससे क्वेश्चन है, जी आपको पूछा गया रोहन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी मार्क्स इन इंग्लिश एज ही डिड इन साइंस। रोहन जो है वो इंग्लिश में 2 गुना मार्क्स को स्कोर करता है एज कंपेरेबल टू साइंस के। ठीक है जी, तो इंग्लिश में वो साइंस के 2 गुना मार्क्स को क्या करता है मार्क्स लेकर आता है। तो इंग्लिश इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी 2 गुना ऑफ साइंस के। ठीक है जी, कहानी समझ आ गई। ओके, आगे इसने क्या कहा, हिज टोटल मार्क्स इन इंग्लिश साइंस एंड मैथमेटिक्स आर 126। मतलब कि इंग्लिश में प्लस साइंस में प्लस मैथमेटिक्स में इसके टोटल मार्क्स कितने हैं 126 है। इफ द रेशियो ऑफ हिज मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इज 2:3, इट मीन्स इंग्लिश और मैथमेटिक्स में जो इसकी रेशियो है वो कितनी है 2:3 है। आपसे क्या पूछा गया है हिज मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में इसके कितने नंबर है ये आपको बताने हैं भाई। ठीक है, अभी तक जो चीज़ें हमने लिखी जी हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखी है, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं लिखी। ठीक है, तो आपको क्या है इंग्लिश के स्कोर निकालना है। इंग्लिश का स्कोर निकालने के लिए उससे पहले आपको जी आपका साइंस और मैथ का स्कोर होना पता जरूरी है। बट मैं जहाँ से एक काम कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, जैसे मुझे यहाँ से पता है क्या, इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो इसमें अगर मैं साइंस की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या बन जाएगा e/2 बन जाएगा कि नहीं बनेगा बताओ। 2 नीचे चला जाएगा अगर मैं यहाँ से साइंस की वैल्यू निकाल लूँ, तो यहाँ से मेरे को साइंस की वैल्यू मिल गई। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ साइंस की वैल्यू मिल चुकी है। अब इसमें से अगर मैं मैथ की वैल्यू निकालूं इस नीचे इस वाली इक्वेशन में, तो मैथ की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा वो क्या बनेगी मेरे पास, वो बन जाएगी 3 ऊपर चला जाएगा 3/2 ई मेरे पास क्या हुआ बन गई मैथ की वैल्यू। एक इक्वेशन जे बन गई, एक इक्वेशन जे बन गई। अब पुट कर लो आप जे वाली जो इक्वेशन है आपके पास, इसमें आप साइंस और मैथ की वैल्यू को पुट करोगे आपके पास इंग्लिश के मार्क्स भी निकल जाएंगे। ठीक है, तो जे आपकी इक्वेशन ए आ गई। ठीक है, 1 और 2 को इक्वेशन नंबर ए में जब आप पुट करोगे तो आपका देखो क्या आंसर बनकर आएगा। सिंपल सा तो क्वेश्चन है ये, है कि नहीं। अब देखो इंग्लिश की वैल्यू आपके पास नहीं है, ई को आपने एज इट इज रख दिया, प्लस साइंस की आपके पास वैल्यू है कितनी है e/2 है, तो पुट कर लो e/2 आ गया आपके पास। ठीक है, मैथ की वैल्यू अपनी निकाली कितनी है 3/2 ई है, इजिकल टू कितना आ गया 126। तो क्या जहां से हम इंग्लिश की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं ना, तो निकाल लीजिए भाई। तो देखो कैसे आप निकालोगे इसे, तो आप इसको निकालना चाहोगे तो आप क्या करोगे, 2 को आपने ले लिया नीचे एलसीएम, 2 को एलसीएम ले लो, जहाँ सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन करवा दो। चलो मैंने कहा 2 को एलसीएम ले लो, तो 2e प्लस ई प्लस ई मतलब 3 कितना बन गया आपके पास 6e बन गया। और इसी 2 को यहाँ से 126 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो 6 2 जा कितना हो गया 12 हो गया, 2 आ गया और 5 आ गया और कितना आ गया 2 आ गया। 6e किसके इक्वल आ गया 252 के इक्वल आ गया। ये पता चल गया 6e कैसे बना, मैंने इस 2 को क्या ले लिया एलसीएम ले लिया और इन्हीं तीनों को मैंने ऐड कर दिया। जी आपको लेना आता होगा नॉर्मल, आप चाहो तो मल्टीप्लिकेशन करवा के कर लो। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या ई की वैल्यू नहीं निकल जाएगी, 252 को क्या मैं 6 से डिवाइड नहीं कर सकता, अरे कर सकता हूँ। तो अगर काटोगे 6 से 6 4 जा कितना होता है 24 होता है, कैरी चला गया 1 12 बन गया और 6 2 जा 12 42 आपके पास आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो बताओ समझ आया कि नहीं आया। सिंपल सा क्वेश्चन था और मोस्ट एक्सपेक्टेड आज के दिन में पेपर लेकर आया हूँ आपके लिए। ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है भाई। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहाँ से आ गया, टाइम एंड वर्क से आ गया। क्या कहा है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 and 16 days रिस्पेक्टिवली। ए विगन्स टू डू द वर्क एंड दे वर्क इन अल्टरनेटिव डेज में। वही अल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट आ गया, आपको मैंने टाइम एंड वर्क में पढ़ाया भी है ये। अगर आपने टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा हो, इस चैनल पे वीडियो पढ़ी है उसकी। ठीक है,
तो देखो भाई, ए और बी क्या करते हैं, किसी काम को 10 और 16 दिनों में ख़त्म करते हैं। ए जो है वो किसी काम को 10 दिनों में ख़त्म करता है, बी जो है वो किसी काम को 16 दिनों में ख़त्म करता है। अब मैंने आपको क्या कहा था, इन दोनों का एलसीएम ले लो। अब 16 और 10 कहाँ पे जाके मिलेंगे, जे मिलेंगे आपको पता है 80 पे जाके मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे। 16 का 5 गुना, 10 का 8 गुना, 80 पे जाके मिल गए जे। एलसीएम निकाल लिया आपने। एलसीएम निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है कि 16 और 10 दोनों किस टेबल में कॉमन आते हैं, मतलब कौन सा ऐसा डिजिट है जो दोनों टेबल में आएगा। तो आप सभी को पता है 80 जो है वो दोनों के टेबल में आएगा, है कि नहीं। तो आपके पास जी क्या बन गया, ये बन गया आपके पास 80 टोटल वर्क। जे 8 और 5 क्या है, इनकी इफिशियंसीज है, और जे इनका क्या है, टाइम है, जो इतने दिनों में काम को खत्म करते हैं। ठीक है जी, जी आपके पास क्या आ गया, टाइम आ गया। क्लियर। अब क्या कहा है कि जी काम को करते हैं अल्टरनेट डेज में। अब क्या हुआ, पहले काम को कौन स्टार्ट करेगा, एंड वन एट ए टाइम फॉर 1 डे ईच, द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन। ठीक है, सपोज कर लो पहले स्टार्ट करता है आपका ए, एक दिन आपका ए काम करता है, दूसरे दिन आपका बी काम करेगा, फिर नेक्स्ट डे ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा आपका काम। यही कहानी है कि नहीं है, मतलब पहले दिन ए काम करेगा फिर बी काम करेगा, अल्टरनेट डेज में काम करेंगे ना। अल्टरनेट डेज नहीं लिखा हुआ, अल्टरनेट 1 कहा है, इट मीन्स कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना, कि ए पहले ए करेगा फिर बी करेगा। अब ए की इफिशियंसी कितनी है, 8 यूनिट की, मतलब ए एक दिन में सिर्फ 8 यूनिट काम ही कर सकता है। तो बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, सिर्फ 5 यूनिट। ये इनकी इफिशियंसी है। ठीक है, तो ए पहले दिन ए आएगा, वो 8 यूनिट काम करेगा, टोटल काम हमारे पास 80 यूनिट है। ठीक है, इसी 80 यूनिट को हमने काम को ख़त्म करना है और देखना है कितने दिनों में काम ख़त्म होगा। पहले दिन ए आया, 8 यूनिट काम करके चला गया, फिर हमारे पास बी आ गया, वो 5 यूनिट काम करके चला गया। इट मीन्स आपको पता है 2 दिनों के बाद ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 2 दिनों के बाद फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, 2 दिनों के बाद ये रिपीट हो रहा है। अगर मैं सीधा 2 डेज का कॉन्सेप्ट लूँ कि 2 दिनों में हमारा कितना यूनिट काम होगा, आपको पता है पहले ए आया 8 यूनिट काम किया, फिर बी आया 5 यूनिट काम किया। इट मीन्स 2 दिनों में हमारे पास 13 यूनिट काम खत्म हुआ। हमें कहाँ तक जाना है, हमें जाना है 80 तक। तो 13 का कितना गुना 80 होता है, 13 का कोई भी गुना 80 नहीं होता। तो 13 को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करवा दूँ, 13 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करवा दूँ ना, तो मेरे पास कितना बन जाएगा, 6 3 जा 18 बन गया, और मल्टीप्लाई अगर मैं 6 से करवाऊंगा, 6 3 जा 18 बन गया, कैरी 1 चला गया, और 6 1 6 और 7 78 आ गया मेरे पास। ठीक है जी, तो 6 का 2 गुना कितना आ गया, जहाँ पे 12 आ गया। मतलब 12 दिनों में क्या होगा, हमारे पास 78 यूनिट काम जो है वो खत्म हो चुका होगा। फिर नेक्स्ट डे टर्न किसकी होगी, नेक्स्ट डे आ जाएगा हमारे पास ए, जो कि काम करता है 8 यूनिट, बट हमें सिर्फ 2 यूनिट काम को करवाना है। इट मीन्स काम हमारा कितने दिनों में खत्म होगा, अगर हमें 2 यूनिट काम को करवाना है, ए कर सकता है 8 यूनिट, इट मीन्स 1/4, तो हमारा जो काम है वो कितने दिनों में खत्म होगा, 12 दिनों में तो हो चुका 78, 12 दिनों में खत्म हो चुका 78 प्लस 1/4 और हमने किया, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 12 1/4 डेज आपके पास क्या है, आंसर आ चुका है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए ही क्या है, सही आंसर है। जो होता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट डेज का। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ए डॉग सा ए कैट एट ए डिस्टेंस। भाई देख लो, चोर पुलिस का कॉन्सेप्ट आ गया, जिसका कि अभी अभी हमने यूट्यूब पे लेक्चर्स भी इसके कवर किए हैं, है ना। तो चोर पुलिस का कॉन्सेप्ट आ गया, इससे तो आप अब आसानी से कर सकते हो कि नहीं। देखो क्या है कि एक डॉग क्या करता है, कैट को देखता है। डॉग जहाँ पे खड़ा है आपका, ये आ गया डॉग, और जहाँ पे आपकी क्या आ गई, कैट आ गई। डॉग कैट को देखता है कितनी दूर से, 280 मीटर की दूरी से डॉग कैट को देखता है। फिर क्या हुआ, द कैट स्टार्ट रनिंग, कैट भागना स्टार्ट होगी, और एक टाइम आया डॉग ने कैट को पकड़ लिया। अब कैट कितनी की रफ्तार से भागी, बिल्ली जो है वो भागी हमारी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। बिल्ली भागी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और कुत्ता भागा हमारा डॉग, वो भागा 24 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। पूछा क्या गया है, हाउ मच टाइम विल द डॉग टेक टू कैच द कैट। डॉग ने कितना टाइम लिया बिल्ली को पकड़ने में। ठीक है जी, बताओ। आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का है ना सारा का सारा, आप सभी को पता है टाइम निकालने का क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, आपको डिस्टेंस दिया गया कि नहीं दिया गया, आपको दिया गया डिस्टेंस कितना, 280 मीटर आपके पास डिस्टेंस है। स्पीड दे दी गई है कि नहीं दे दी गई। अब देखो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, स्पीड डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो क्या होगा, मैंने आपको समझाया था, जब सेम डायरेक्शन में गाड़ियों की टक्कर होती है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं वो, तब टक्कर इतनी जोरदार नहीं होती, तब आपकी स्पीड कम हो जाती है। इट मीन्स
24 में से जब आप 10 को निकालोगे तो 24 में से जब आप 10 को निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 14। तो आपकी जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी 14 किलोमीटर पर आवर की, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी स्पीड आ गई 14 किलोमीटर पर आवर। बट आपका आंसर जो है वो मिनट में पूछा गया है। आपकी स्पीड है 14 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको सिखाया था किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए आप क्या करते हो, आप 5/18 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अब 5 डिवाइडेड बाई 18 को लिखने के बजाय मैं मल्टीप्लाई बाई 18 ऊपर लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, क्योंकि 2 डिवाइड्स आ गई तो ऑटोमेटिकली आपका जो डिजिट है, जो आपका नंबर है वो ऊपर चला जाएगा। क्लियर। अब आप चाहो तो इसको काट लो। अब काट के देख लो। अब आप इसको तो कैसे काटोगे भाई बता दो। आप सिंपल सी बात ऐसा कर सकते हो, काटोगे 7 बार में, काटोगे 9 बार में, काटोगे 5 से काट लो इसको, 5 बार में 25 आ गया, तो 26, 27, 28, 30 बन गया, तो 6 आ गया, 56 आ गया, आपके पास 56 आ गया। ठीक है। 7 से काट लोगे, 7 से काटोगे 8 बार में तो 9 8 जा कितना होता है आपके पास 72 सेकंड्स आपके पास क्या आ गया, टाइम आ गया। बट इस टाइम को आपने सेकंड में नहीं बताना, इसको आपने मिनट में बताना है। तो आप सभी को पता है इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए तो 72 डिवाइडेड बाई आप क्या करोगे 60 करोगे ना। तो इसको काट के देख लो। अब आप जी आपके पास टाइम आ जाएगा 1.2 मिनट। आपके पास क्या है, टाइम आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी आपके पास क्या है, सही आंसर है। ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर अलजेब्रा से पूछा गया क्वेश्चन, और अलजेब्रा से मैंने आपको कहा था क्वेश्चन आएगा या तो फार्मूला बेस्ड आएगा और या तो आपका जो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है x+1y(x) वाला। ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट आपको कवर करवा देंगे जब अलजेब्रा पढ़ाएंगे आपको। ठीक है जी। तो ये आपका सिंपल सा क्या है, फार्मूला बेस्ड आपका कॉन्सेप्ट है, जहां पे आपको p+q की वैल्यू दे दी गई है, pq की वैल्यू दे दी गई है और pq+qq आपसे पूछा गया है। आपको पता है एक सिंपल सा फार्मूला होता है हमारे पास, क्या, aq+bq वाला, जो कि किसके इक्वल होता है, a+b का होल क्यूब -3 टाइम्स ऑफ ab इंटू a+b। ठीक है जी। ये आपका फार्मूला होता है a³ + b³ का। तो वही तो कहानी है, ab की जगह pq रख दिया इन्होंने। तो p³ आपको +q³ निकालना है। क्या आपको a+b की वैल्यू दे दी गई है, p+q की वैल्यू दी है, कितनी है 6 है, तो 6 का आपके पास क्यूब आ गया, -3 टाइम्स ab की वैल्यू 4 है तो 4 आ गया, इंटू आपके पास 6 आ गया। ठीक है जी। तो निकाल लो, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। 6 का क्यूब आ गया -3 × 4, 4 3 = 12, 12 का 6 गुना आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। आप बताओ 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। ठीक है। 12 का 6 गुना, 6 2 = 12 आ गया, कैरी 1, 6 1 6 7 72 आ गया। सॉरी, ये आपको माइनस करना था। क्लियर। आप 214 नहीं 216 है, गलती से लिख दिया मैंने, 216 होगा। ठीक है जी। 216 होता है किसका, 6 का क्यूब 216 -72, और 216 में से 72 को निकाल दो तो कितना बन जाएगा आपके पास, 4 और 4 और 1 114 144 आपके पास आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। समझ आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिगो से आ गया। वही निकालो ट्रिगो के क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री ना ऐसे ही मतलब बनाया हुआ है इसको कि बहुत मुश्किल होती है भाई, सिंपल सी चीज़ होती है ट्रिग्नोमेट्री। मैं आपको बताऊँ ना, जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी ना ऑफलाइन में, मैंने सिंपल से 4-5 फार्मूले से पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दी थी, सिर्फ 4-5 फार्मूला से। और टीचर्स लगे बड़े होते हैं इतने फार्मूला रटाने ट्रिगो में। अरे भाई हमेशा जानने की कोशिश किया करो कि ये फार्मूला बना किससे। सिर्फ वही 3-4 फार्मूले होते हैं जहाँ से ये सारे के सारे फार्मूले आगे बनते हैं। आप चाहो तो खुद बना लो कोई भी फार्मूला अपनी मर्जी से, अपने टाइम को बचाने के लिए। अगर आपके पास फार्मूला नहीं भी है ना, तब भी आप खेल सकते हो भाई ट्रिको से। इतनी आसान चीज़ है ट्रिको। ठीक है। अब आप इसको देख लो, क्या कहा है, tan थीटा + sec थीटा किसके इक्वल होता है, 7 के इक्वल होता है। मतलब tan + sec किसके इक्वल है, 7 के इक्वल होता है। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ से sec - tan की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या होती है भाई, sec - tan की वैल्यू निकालूं तो क्या होती है, देखो ये फार्मूला बनता है, आइडेंटिटी आपके पास क्या, कि tan थीटा + sec थीटा आपके पास अगर p है तो sec थीटा - tan थीटा किसके इक्वल होता है, 1/p के इक्वल होगा। ठीक है जी। ये आपके पास आइडेंटिटी है। जब आप पढ़ोगे ना ट्रिगो, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। क्लियर।
तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा अगर p है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा किसके इक्वल होगा, 1/p के इक्वल होगा। इट मीन्स सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/7 होगा। क्लियर जी। आपके पास क्या हुआ, दो आपके पास इक्वेशंस बन गई। अब क्या हो, इसको ऐड करवा लो भाई, ठीक है, इसको ऐड करवा लो, क्योंकि आपको क्या निकालना है, आपको 5 साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ऐड करवा के देख लो, बस खेलना है ट्रिको के साथ कि मतलब कुछ भी करो, इसको आगे पीछे प्लस माइनस कुछ भी करवाते चलो, आपको आंसर लाना है भाई, जैसे मर्जी लाओ, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको ऐड करवा दिया। अब आपको पता है 10 प्लस में है 10 माइनस में है, तो क्या होगा, 10 कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास बच गया 2 सेक थीटा। किसके इक्वल आ गया वो आपके पास आ गया 7 प्लस 1/7 के। इट मीन्स 2 सेक थीटा जो है वो किसके इक्वल है, 7 7 जो 14 प्लस 1 50/7 के इक्वल है। क्लियर, तो सेक थीटा किसके इक्वल आ गया, 2 को मैं नीचे लेके गया, 50 को डिवाइड किया 2 से तो बन गया 25, 25 डिवाइडेड बाय 7 बन गया। ये क्या है, मेरा सेक थीटा है। आपको पता है सेक कॉस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/सेक थीटा के। इट मीन्स अगर आपके पास सेक थीटा की वैल्यू ये है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसके उल्टी हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 25 होगी। ठीक है जी, जी आ गया आपके पास क्या, कॉस थीटा। अब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है ऐसा, ठीक है, आपको क्या दिया गया, कॉस थीटा की वैल्यू पता है। अब आपको पता है कॉस थीटा जो किसके इक्वल होता है, आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले पढ़ा था ना आपने स्कूल टाइम पे, तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। मतलब बेस की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, हाइपोटेनस 25 आ गया। आपको ट्रिपलेट्स मैंने बताए थे जब आपको पढ़ाया था, तो 7 24 25 का एक ट्रिपलेट होता है। अब चाहो तो इसको हाइपोटेनस जो थ्योरम है आपकी, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम है जो आप उसके उस फार्मूले से निकाल सकते हो जी, है ना, जो आपका फार्मूला क्या था, h² = b² + p² था। क्लियर, ऐसा फार्मूला भी देता है ना आपको हमारे पास पाइथागोरस भाई साहब। ठीक है जी, बट मैं आपको बताऊं ट्रिपलेट्स आप सिर्फ एक डिजिट से भी निकाल सकते हो। अब बहुत जल्द मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूंगा ना, पढ़ लेना डिटेल से, बस उसमें आप हर एक चीज़ों को पढ़ोगे कि ट्रिपलेट, कोई भी टीचर आपको नहीं बताएगा कि ट्रिपलेट, जहाँ भी पढ़ते हो ना किसी भी टीचर से पूछ लेना कि सर कोई भी सिंगल डिजिट से क्या हम ट्रिपलेट्स फाइंड कर सकते हैं, भाई नहीं बता पाएंगे वो। ठीक है जी, वो आप चीज़ें सिखाऊंगा आपको कि कोई भी एक भी डिजिट अपने मन से मान लो ना, आप उससे ट्रिपलेट्स बना सकते हो। क्लियर, तो 7 24 25 का क्या होता है, ये ट्रिपलेट्स होता है। ठीक है जी, अगर कॉस थीटा की वैल्यू जे है तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 24, हाइपोटेनस कितना है 25, तो भाई साइन थीटा आपके पास बन गया 24/25। आ गया कि नहीं आ गया, बट आपको क्या फाइंड करना है, 5 साइन थीटा। इट मीन्स 5 × 24/25 आपको फाइंड करना है। 5 से काटोगे 5 बार में, आंसर क्या आ गया, 24/5 आपके पास आंसर आ गया। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यही तो आपका सही आंसर है। क्लियर है ना, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, कोई मुश्किल नहीं है भाई, हर एक चीज़ें आसान होती है, बस समझ आनी चाहिए। क्लियर, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कहा है, इन ट्राइंगल ABC द इंटरनल बाइसेक्टर, भाई साहब ज्योमेट्री से पूछ लिया गया क्वेश्चन आपका। क्या क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड द एंगल C इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 105। भाई मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, और ये मैं आपको बताऊं, ये फेवरेट क्वेश्चन आपका JKSSB का भी है, SSC का भी है। ये टाइम ना बहुत फेवरेट है एग्जामिनर की, तो ये आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। क्या कहा है, एक ट्राइंगल है आपके पास, क्या ABC नाम की आपके पास एक ट्राइंगल है, AB और C। क्या कहा है इन्होंने, इंटरनल बाइसेक्टर लेना है, मतलब किसका, एंगल B का और एंगल C का आपको क्या लेना है, इंटरनल बाइसेक्टर लेना है। और ये कहाँ पे जाके मीट होते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं एट एन एंगल किस पे, 105 डिग्री पे। भाई ये एंगल किसके ऊपर, 105 डिग्री के ऊपर। आपसे पूछेगा, हर बार पूछेगा एंगल A की वैल्यू बताओ, इस थीटा की वैल्यू बता दो भाई। ठीक है जी, तो आपसे बहुत बार ये चीज़ पूछी जाएगी एग्जाम में, और इनफैक्ट पूछी भी जा रही है आज के टाइम पे। क्लियर, तो आपको कैसे निकालनी है इसकी वैल्यू, सपोज करो मैं इसको मान लेता हूँ O। ठीक है जी, तो आपको इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, हमेशा आपको एक आइडेंटिटी आती है। वो आइडेंटिटी क्या है, अगर आपको एंगल BOC का वैल्यू निकालनी है, BOC मतलब जो आपका एंगल है 105 डिग्री, इसकी अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो ये क्या होती है, हमेशा 90 प्लस एंगल A/2। जब भी मैंने आपको ज्योमेट्री पढ़ाई होगी ना, ये फार्मूला हर बार पढ़ाया है मैंने, और एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है जी,
आपका जो एंगल होता है ना VOC, मतलब जी आपका अंदर छोटा वाला जो एंगल है ना, जे 90 प्लस हाफ ऑफ किसके होगा, बड़े वाले एंगल के, एंगल ए के। समझ आ गई कहानी। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको तो एंगल ए निकालना है सर। अगर एंगल ए निकालना है तो वैल्यूज जो जो है वो रख लो। देखो 105 BOC की वैल्यू है, 105 आ गई, ठीक है। इस 90 को मैं अगर इस साइड ले आऊंगा तो -90 करेगा, इट मीन्स एंगल ए डिवाइडेड बाय 2 आ गया। 105 में से 90 को अगर मैं निकाल दूं तो कितना बच गया मेरे पास, बताओ कितना बच गया, 15 बच गया ना। तो 15, इस 2 को अगर मैं ऊपर ले आऊँ 15 का 2 गुना बन जाएगा कितना, एंगल ए। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 15 इंटू 2 30 डिग्री आपके पास क्या आ गया, एंगल ए आ गया, ऑप्शन नंबर डी। तो कहानी समझ आई। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, चाहे आपको एंगल ए की वैल्यू देकर BOC का वैल्यू पूछ ले, तब आपको भी यही फार्मूला अप्लाई करना है, इस फार्मूले को याद रखना, ठीक है। अगर ज्योमेट्री पढ़ ली है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है इन चीज़ों को याद रख लो, क्योंकि जो रिपीटेड चीज़ें हैं एग्जाम में पूछी जाएंगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इफ द स्लैंट हाइट एंड रेडियस ऑफ कोन इज इतना इतना इतने हैं। आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है किसका, कोन का। अब जी आ गया आपके पास मेंसुरेशन 3D से पूछा गया क्वेश्चन। और मेंसुरेशन 3D में जब भी क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, मैं आपको बता दूं, ज़्यादा घुमा फिरा के कभी भी नहीं पूछा जाएगा। वो टीचर्स एजुकेटर्स पता नहीं क्या कर रहे हैं, आपको VLW का एग्जाम देने जा रहे हो भाई साहब आप, ठीक है। और आपको मेंस के क्वेश्चन करवाते हैं इतने घुमा फिरा के। आज तक कभी JK ने पूछे ही नहीं इस लेवल के क्वेश्चन, आप फिर भी इतने घुमा घुमा के करवा रहे हो और बच्चे डरते हैं मेंसुरेशन से। भाई मेंसुरेशन में मैं आज ही आपको बोल दूं, अगर क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट फार्मूला वेस्ट आएगा भाई, ठीक है। तो फार्मूला वेस्ट पूछा गया है, क्या पूछा गया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब सबसे पहले आपको गिवन क्या है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट किस को हम डिनोट करते हैं, L से। L की वैल्यू जो है वो कितनी है, वो है हमारे पास 30, तो 30 आ गई। रेडियस दिया गया, कितनी आ गई वैल्यू, 14 सेंटीमीटर, है कि नहीं। ये सारी सारी चीज़ें आपको दे दी गई है, ठीक है जी। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन किसके इक्वल होता है, पाई R इंटू L प्लस R के इक्वल होता है, ठीक है जी। तो आपके पास R की वैल्यू भी है, L की वैल्यू भी है, तो पुट कर लो ना। ऑप्शन में आपको कहीं भी पाई नहीं दिख रहा, इट मीन्स आपको पाई की वैल्यू भी लेना पड़ेगी। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू रेडियस कितना 14 इंटू 30 प्लस 14 आपके पास आ गया। 7 से काटोगे 2 बार में, 22 का 2 गुना 44 इंटू 30 प्लस 14 कितना हो गया आपके पास, 44 हो गया कि नहीं हो गया, 44। 44 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, 1936 होता है कि नहीं होता। यही तो आपके पास आंसर है 1936, ऑप्शन नंबर डी। बताओ समझ आई कहानी की नहीं आई। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन 3D से पूछे जाएंगे। और मेंसुरेशन अगर आप नहीं पढ़ रहे तो सिर्फ इतना काम कर लो, मेंसुरेशन 3D पढ़ लो, 2D तो उससे आसान ही है, ठीक है जी। ये पढ़ लो, सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्ट इनके फार्मूलास रट के चले जाओ बस भाई, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपका DI से आ गया, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है स्पेशल और पूछी भी जाएगी। DI से पूछा गया क्वेश्चन क्या कहा है, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द पॉपुलेशन ऑफ 8 सिटीज इन ए ईयर। 8 सिटीज की पॉपुलेशन आपको दे दी गई है, जो कि आपकी C1 C2 C3 ये टोटल आपकी 8 सिटीज की आपको पॉपुलेशन दे दी गई है, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल द 8 सिटीज इज 30,000। टोटल पॉपुलेशन की कितनी है, 30,000 है। पॉपुलेशन इन ए पर्टिकुलर सिटी इज शोन एज ए परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन ऑल दीज 8 सिटीज, ठीक है जी। तो पॉपुलेशन इन ए पर्टिकुलर सिटी की प्रॉपर बताई गई है आपकी, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से। क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया, क्वेश्चन आपका ये है नीचे, क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ सिटीज C3 C5 C7। C3 C5 और C7 की आपको क्या करना है, आपको एवरेज पॉपुलेशन बतानी है। क्लियर है जी, बता दो। अब सबसे पहले C3 की कितनी परसेंट पॉपुलेशन है, 8%, तो लिख लो एवरेज निकालने का कौन सा ज़्यादा मंत्र बनना होता है भाई, सिंपल सी तो बात है। एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, C3 की कितनी परसेंट पॉपुलेशन, 8% प्लस C5 की कितनी है, C5 आपका जे है, कितनी है 5% प्लस C7 की कितनी है 3%। तो आप सभी को पता है एवरेज निकालने का क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर आपके जे आगे, इन तीन की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम हमने कर दिया डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है, आइडेंटिटीज आपकी 3 है तो 3 लिख दिया, क्योंकि 8 5 और 3 टोटल कितनी है 3 है, ठीक है जी।
जी आ गया आपके पास एवरेज। तो कितनी आई 8 और 5 और 3 कितने बन गया आपके पास 16, 16 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास परसेंटेज बन गया। क्लियर। हमें क्या निकालना है इस 30,000 का 16/3% निकालना है, बस सिंपल सा तो क्वेश्चन था, है ना। तो 16/3% निकालना है हमें किसका 30,000 का जी। लो जी निकाल लो, कौन सी बड़ी बात है इसमें, निकाल सकते हो ना। तो देखो आपने क्या करना है 16/3% निकालना है किसका 30,000 का, तो निकाल सकते हैं सर हम क्या 16 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 30 1 2 3 परसेंट को जब आप फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करोगे डिवाइडेड बाई 100 बन जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से काटोगे एक बार में, तो 1600 आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया 1600। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपके पास करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, ये था आपका डीआई का क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका व्हाट इज द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन विद हाइट इतनी है, स्लैंट हाइट कितनी है, एरिया निकालना है भाई आपका किसका राइट सर्कुलर कोन का। भाई क्या निकालना है आपको एरिया निकालना है भाई साहब, बस इतनी सी बात है। ठीक है जी, इतनी सी बात है, आपको क्या करना है एरिया निकालना है। तो क्या आप नहीं निकाल सकते बताइए मेरे को। अरे निकाल सकते हो ना। देखो गिवन क्या क्या चीजें है बस उसी को देख लो, फार्मूला बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं दिया गया। ठीक है जी, तो चलिए कहानी को समझते हैं। क्या कहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, एरिया पूछा गया है विद हाइट, हमें हाइट दे दी गई है। हाइट का मतलब हम क्या समझेंगे स्लैंट हाइट, क्योंकि सर्कुलर कोन है हमारे पास, तो कोन की हाइट नहीं स्लैंट हाइट होती है। स्लैंट हाइट कितनी आ गई, अच्छा सॉरी हाइट अलग है स्लैंट हाइट अलग है। ठीक है, स्लैंट हाइट कितनी आ गई 10 मीटर, हाइट कितनी आ गई 8 मीटर। ठीक है जी, ये कहानी आ गई आपके पास, स्लैंट हाइट दी गई है, हाइट दे दी गई है। तो अब जहां से अगर आप क्या करो, अब यहां से आप देखो आपको क्या चाहिए, आपको निकालना है एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। तो कोन का जो एरिया होता है ना वो किसके इक्वल होता है, वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर के इक्वल। ठीक है जी, एरिया जो होता है एरिया ऑफ कोन किसके इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल। मतलब कोन का एरिया निकालने के लिए आपके पास आर की वैल्यू पता होनी चाहिए, और आपको दिया गया क्या है स्लैंट हाइट दे दी गई है और हाइट दे दी गई है। आप आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपके पास एक फार्मूला होता है स्लैंट हाइट का, स्लैंट हाइट किसकी इक्वल होती है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का क्या होता है रूट होता है। ठीक है, आपको एल की वैल्यू दे दी गई, एच की दे दी गई, आर की नहीं पता है, तो इस रूट को मैं अगर जहां ले जाऊं तो क्या बन जाएगा एल स्क्वायर माइनस ऑफ एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया आर स्क्वायर आ गया। आर की वैल्यू निकालने के लिए, आर की वैल्यू ही क्यों निकालनी है, आप आर स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलो मैं आर की वैल्यू निकाल देता हूं। तो आर की वैल्यू निकालोगे तो क्या बन जाएगा आपका रूट बन जाएगा आर एल स्क्वायर माइनस ऑफ एच का स्क्वायर, आपके पास क्या होगा रूट बन जाएगा। ठीक है जी, एरिया एरिया ऑफ नहीं पूछा गया कौन का, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है यार, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है, मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा गया जो कि किसके इक्वल होता है पाई आर एल के इक्वल होता है। ठीक है जी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, सिर्फ ये मेरी तरह एरिया मत पढ़ना, कर्व सरफेस एरिया पूछा गया जो कि पाई आर एल के इक्वल होता है। ठीक है, मैंने आर की वैल्यू निकाली, पुट कर लो भाई। एल क्या है, एल हमारे पास 10 है, 10 का स्क्वायर 100 आ गया। एच क्या है हमारे पास 8 है, 8 का स्क्वायर 64 आ गया। ठीक है, 100 में से 64 को निकालोगे कितना बन जाएगा आपके पास 36 बन जाएगा, और 36 किसका रूट होता है 6 का होता है। रेडियस कितना आ गया आपके पास 6 आ गया। रेडियस अगर 6 आ गया ना, आपको क्या निकालना है कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है पाई आर एल के इक्वल होता है। ठीक है जी, पाई को पाई रहने दो, आर कितना है 6 है, एल कितना है आपके पास 10 है, तो आपके पास कितना बन गया 60 पाई बन गया आपके पास आंसर टोटल, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी है। लो जी, कहानी समझ आई कि नहीं आई, मैंने कहा था फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा और फार्मूला बेस्ड ही पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन, जो मैं खुद से नहीं लेकर आया भाई, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और सोचो खुद फार्मूला बेस्ड आया है। ठीक है, तो फार्मूलाज जो है वो आपको रट लेने हैं, नहीं अगर रट पाते जब मैं आपको मेंस्ट्रुएशन पढ़ाऊंगा ना, मैं आपको फिगर से उनके डायग्राम से आपको समझा दूंगा सारे के सारे फार्मूला कि बने कैसे थे। ठीक है, अगर आपको पता होगा कि बने कैसे है फिर आपको याद रखने में आसानी होगी। देखिए जी, ऐसा क्वेश्चन ज्योमेट्री का पूछा गया क्वेश्चन, क्या कहा है इन द फिगर, ये फार्मूला बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है भाई, इस बात को याद रखना, और मैंने पढ़ाया भी है यूट्यूब पे, शायद मॉक टेस्ट में पढ़ाया होगा पहले भी, जहाँ आपको मैंने ज्योमेट्री में पढ़ाया है जी। ठीक है, क्या कहा है इन द फिगर एक्स वाई जेड इज ए सेंट, एक्स वाई जेड में क्या है एक सेंट बन रही है, सीकेंट बन रही है आपकी, एंड जेड टी इज ए टेंजेंट।
ठीक है जी। एक्स वाई जेड आपकी क्या बन रही है, सीकेंड बन रही है, जो बन गई, ठीक है। जेड टी आपके पास एक टेंजेंट बन रही है, ठीक है। और टू ए सर्कल एट पॉइंट कहाँ पे, टी पे बन रही है, ठीक है। इफ टी जेड इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, वाई जेड आपको दे दिया गया कितना, 8 सेंटीमीटर, आपसे पूछ लिया गया एक्स वाई की वैल्यू, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना। कॉन्सेप्ट क्या है जो मैंने शादी वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था, जो अगर आप पहले पढ़ते होंगे मेरे से तो, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट क्या है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार इस प्रकार से, एक आपको ऐसा सर्कल दे दिया जाता है, एक पॉइंट जहाँ पे होता है, जहाँ से 2 बार ऐसे सीकेंड्स आती हैं, 2 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन में तो 1 सेकेंड है, एक टेंजेंट है ना, यहाँ पे 2 सेकेंड्स होते हैं, और यहाँ पे आपका पॉइंट होता है P, और यहाँ पे होता है A और B और C और D, ठीक है जी। होता क्या है, P की शादियाँ करवानी होती है भाई, बस इतना सा फार्मूला होता है ये। क्या फार्मूला होता है, देखो, एक आपके पास A है, एक B है, एक C है, एक D है। P क्या करेगा, पहले A से शादी करेगा, इंटू इंटू पी बी से शादी करेगा, फिर इजिकल टू पी सी से भी करेगा, इंटू पी डी से भी करेगा। ये आपका फार्मूला बन जाता है क्या, जब आपके 2 सेकेंड्स दे दी गई होती है। अब यहाँ क्या है, 1 सेकेंड है, टेंजेंट है, कोई बात नहीं भाई, जेड जो है, जेड हम पी को समझ लेते हैं, ये पी है। तो क्या था, जब एक लाइन जा रही थी, 2 पॉइंट्स बना रही थी, तो दोनों के साथ अलग अलग से शादी कर रहा था। अब नीचे क्या है, जेड जा रहा है, एक पॉइंट बना रहा है सिर्फ टी, तो टी से ही इसको तो 2 बार शादियाँ करनी है भाई, ठीक है जी। यहाँ बन रहा है नीचे 1 पॉइंट, तो ये जहाँ ही 2 बार शादी नहीं कर लेगा, मतलब जेड टी का स्क्वायर बन जाएगा भाई, कहानी समझिएगा, ठीक है। एक आपके पास x है, एक आपके पास y है, एक आपके पास 3 है, टोटल आपके 3 पॉइंट्स बन रहे हैं, ठीक है। जेड ने पहले x के साथ शादी की, इंटू जेड ने y के साथ की, इजिकल टू, अब जेड टी के साथ करेगा बट 2 बार करनी है, तो टी का स्क्वायर आ जाएगा, जेड टी का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। कहानी समझ आई, इसका फार्मूला होता है जे, क्लियर। अब देखो, अब आपको पता है जेड टी का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड वाई इंटू जेड एक्स। इसको थोड़ा ढंग से मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि समझ आ जाए। जेड टी का स्क्वायर जेड वाई इंटू जेड एक्स आ गया। गिवन क्या क्या है वो देखो, जेड टी की वैल्यू गिवन है 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 44, 144 आ गया। लो जी, जेड वाई की वैल्यू दे दी गई है 8 आ गई, इंटू आपको क्या निकालना है, जेड एक्स निकालना है, होल जेड एक्स निकालना है ना आपको। जेड एक्स किसके इक्वल होगा, 8 सेंटीमीटर प्लस x सेंटीमीटर के, जी आपका जेड एक्स बन गया, ठीक है जी। तो 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, 8, जे वाला 8 चला जाएगा नीचे, ठीक है। ओके जी, आ गया। अब होगी क्या कहानी, अब x की वैल्यू निकालने के लिए 144 डिवाइडेड बाय 8 माइनस ऑफ क्या होगा, 10 होगा, क्लियर है, बता दो। माइनस ऑफ 10 माइनस ऑफ 8 होगा यार, मैं अभी मैं क्वेश्चन को आगे निकाल रहा था डायरेक्ट। देखो अब क्या होगा, माइनस क्या करना है, हमने 8 करना है, ठीक है जी। तो देखो 8 से काटोगे कितनी बार कटेगा जी, 8 से काटोगे एक बार में, चला गया, बच गया कितना 14, मतलब 6 64, 8 8 64, 8 आ गया 18, 18 में से 8 निकाला कितना आ गया 10 आ गया। तो 10 सेंटीमीटर आपके पास आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। कहानी समझ आ गई, मेन जो है समझने वाला टॉपिक आपको समझना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। इन द गिवन ट्राइंगल सीडी इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी ए। एक गिवन ट्राइंगल में क्या है, आपके पास सी डी एक बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है मतलब कि क्या कर रहा है, बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल्स को सेम ही भागों में बांट रहा है, मतलब अगर जे एक्स है तो जे भी एक्स होगा, ठीक है। बाइसेक्टर है किसका, बी सी ए का, क्लियर। बाइसेक्टर है, दोनों एंगल्स को सेम एंगल्स में काट रहा है ये, ठीक है जी। ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। अब इन्होंने क्या कहा, सी डी इज इक्वल टू डी ए है, सी डी मतलब जे जो सी डी जे किसके इक्वल है, डी ए के इक्वल है। इफ एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 76 वी डी सी, अगर जे वाला एंगल आपके पास कितना है 76 डिग्री है, तो व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ सी वी डी, सी बी डी, इसकी आपको वैल्यू बतानी है भाई, इसकी वैल्यू बतानी है, मतलब सपोज कर लो इस थीटा की आपको क्या करना है, वैल्यू बतानी है। बताओ समझ आ गया, ये चीज़ें आपको गिवन है और आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब खुद सोचो, आपको कहा गया कि ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन दोनों इक्वल है, मतलब इसके सामने जो एंगल बन रहा होगा ये वाला, और इसके सामने जो एंगल बन रहा होगा जे वाला, ये दोनों एंगल सेम होंगे। अगर जे एक्स है तो जे भी एक्स होगा। ये भी कहानी समझ आ गई, बताओ कि नहीं, समझ आ गई ना। तो देखो अब टोटल इस कहानी को समझो, क्या कहा गया है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। अब देखो क्या है कि
आपको मैंने पढ़ाई थी जहां से एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल की मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? जब आपके पास एक ऐसा ट्राइंगल होगा, यहाँ पे अगर x बन रहा है, यहाँ पे जो x बन रहा है वो किसके इक्वल होगा? वो इस बाहर वाले एंगल के इक्वल होगा। समझ आ गया? मतलब कि वो y के इक्वल होगा, मतलब कि आपका x प्लस x किसके इक्वल होगा? y के इक्वल होगा। समझ आए कहानी? अगर आपको वैल्यू पुट कर रखे रखूँ तब समझोगे आप। ठीक है, तो देखो, अगर आपके पास ये एंगल है कितने डिग्री का? 20 डिग्री का, और ये है आपके पास कितने डिग्री का? 50 डिग्री का। तो 50 प्लस 20 कितना होता है? 70 होता है ना। तो ये वाला एंगल आपका ये होगा वो 70 डिग्री होगा, मतलब इन्हीं दो एंगल्स का सम होगा ये बाहर वाला एंगल, जी होती है आपकी एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखो आपके पास एंगल x बन रहा है, यहाँ x बन रहा है यहाँ, बट इस ट्राइंगल में आपका ACD ट्राइंगल में अगर आप देखो x यहाँ बन रहा है, x यहाँ बन रहा है, और इसके बाहर कितना बन रहा है? 76 बन रहा है। बाय एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से हम 2x इज इक्वल टू किसके इक्वल? 76 डिग्री के इक्वल। x किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास? 38 डिग्री के इक्वल। इट मीन्स आपको x की वैल्यू मिल गई, कितनी है? 38 डिग्री आ गई आपके पास। कितनी? x की वैल्यू आ चुकी है। अगर x की वैल्यू 38 डिग्री है भाई साहब, तो देखो कहानी समझो, यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपके पास बन गया कितना? 38 डिग्री। क्लियर? ये आपके पास x यहाँ है, x यहाँ है, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास? 76 डिग्री बन जाएगा। ये आपके पास 76 डिग्री बन जाएगा। क्लियर? आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? इस थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब सभी को पता है तीनों साइड्स ऑफ ट्राइंगल की वो किसके इक्वल होती है? तीनों साइड्स जो होती है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स किसके इक्वल होता है? आपके पास ट्राइंगल का 180 डिग्री के। इट मीन्स आपके पास 76 डिग्री प्लस 38 डिग्री प्लस आपके पास थीटा किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। अगर आप ट्राइंगल की बात करो फुल ABC की, ठीक है जी, ये पूरा आपका 76 डिग्री, इस पूरा एंगल C की वैल्यू है। क्लियर? अब इसको ऐड कर लो, ठीक है, थीटा की वैल्यू निकालोगे, 8 प्लस 6 14 हो गया। 180 में से आप किसको माइनस करोगे? 4 को माइनस कर लोगे। 7 और 3 कितना होता है? 10 और 11 114 को माइनस कर लो। ठीक है जी, 180 में से 114 निकाल दो, कितना आ जाएगा आपके पास? 66 आ गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 66 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी आपके पास क्या है? सही आंसर है। ठीक है जी, कहानी समझ आ चुकी है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अलजेब्रा का। किसका आ गया ये नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है अलजेब्रा का क्वेश्चन। भाई बताओ, समझ आया? निकाल सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को अलजेब्रा के? बताओ, अभी तक शायद एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ था अलजेब्रा का। तो चलिए देखते हैं आपको क्या दिया गया है। आपको दिया गया है x प्लस 1/x इसके इक्वल 8 के इक्वल। आपको वैल्यू फाइंड करनी है इस सभी की। तो ठीक है भाई, मैं कर सकता हूँ इसकी वैल्यू, मुझे सामने दिख रहा है यहाँ पे भी x का स्क्वायर है, यहाँ x है। ठीक है, इट मीन्स मैं इस भी इक्वेशन को ऐसे बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ? देखिए, अगर मैं यहाँ इस फुल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ x से, तो कितना बन जाएगा? x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 1 बन जाएगा, इज इक्वल टू 8x बन जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? बताओ, आ गया ना? अब खुद सोचो, अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई नीचे वाली। अब इसको अगर मैं निकालूँ, इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x कितना बन जाएगा? माइनस ऑफ 1 के इक्वल बन जाएगा ना। इसी इक्वेशन को अगर मैं देखूँ, क्या कहा है? 5y स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस 2 कहा गया। ठीक है, ये चीज़ें आपको कही गई है इसमें। तो देखिए, आपको अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x की क्या वैल्यू आई थी? -1 आई थी। तो -1 क्या होगा? +2 होगा। इट मीन्स आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 5 आएगा। यही होता है भाई अलजेब्रा की, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा, सिंपल सी चीज़ें आएगी। बट आपको जस्ट रिलेट करना है कि ये बनी होगी तो कैसी बनी होगी, मैं इसमें क्या चेंजेस करूँ। हमेशा आपको इसमें चेंजेस क्या करने को देखने को मिलेगी, जहाँ तो आप x से मल्टीप्लाई करवाओगे, जहाँ डिवाइड करवाओगे, ऐसा कुछ करने से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया आज का आखिरी क्वेश्चन, या इसके बाद भी है कुछ? आज का आखिरी क्वेश्चन, लो जी, आज का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा। ठीक है, क्या कहा है? द रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस इनेबल ए पर्सन टू ऑब्टेन 50 kg मोर फॉर ₹450। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस पर केजी के हिसाब से। ठीक है जी, क्या कहा है? जब राइस की रिडक्शन होती है 20% से, तो आपका प्राइस जो है, अगर राइस का प्राइस 20% से कम हो जाता है तो आपको 50 किलो ज़्यादा राइस मिलते हैं 450 रुपये में। आपको बताना है ओरिजिनल प्राइस ऑफ किसका? राइस का।
आप खुद सोचो क्या हुआ, रिडक्शन हुई 20% की, तो प्राइस आपको ज़्यादा मिले, 50 किलो ज़्यादा मिले। मतलब कि आपका अगर मैं मान लूँ क्या कि टोटल प्राइस जो है वो राइस का 100 रुपये किलो है, ठीक है, 20 रुपये की रिडक्शन हुई, मतलब अगर 20 रुपये की मैं बात करूँ, ठीक है, 20 रुपये में मुझे कितने ज़्यादा राइस मिले, 50 किलो ज़्यादा राइस मिले। समझ आई कहानी की नहीं आई, बताओ। 20 किलो की रिडक्शन हुई, मतलब 20% का चेंज आया। मैंने मान लिया टोटल 100 ही मेरे पास 100 रुपये किलो ही है, तो 100 का 20% कितना होता है, 80 होता है ना, ठीक है जी। मतलब मेरे को 20% का चेंज हुई, 20% की चेंज के कारण 50 किलो राइस ज़्यादा मिले। मतलब 20 रुपये के हिसाब से अगर मैं देखूँ 50 किलो राइस मुझे मिलते हैं, तो 100 रुपये की किलो के हिसाब से देखो तो 250 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अगर 20 का मान 50 है तो 100 का मान कितना होगा, 250 किलो आ जाएगा। बट अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूँ तो उन्होंने कहा है 450 रुपये में, 450 रुपये में हमें कितने मिलेंगे, 250 किलो मिलेंगे। हमें पूछा गया क्या, ओरिजिनल प्राइस, मतलब हमें 100 का मान निकालना है जो कि 20% की रिडक्शन हुई थी। 100 में 20 निकालोगे तो 80 आ जाएगा, ठीक है। काटा पीटी कर लो, 0 से 0 काट लो, 0 से 0 काट लो, 25 से काटो, 5 से काटो 5 बार में, 9 बार में, 5 से काट लो 2 बार में, 2 से काटो 4 बार में, 9/4 आपके पास आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 2.25। आपको एक ही तो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपके पास क्या है, सही आंसर है। क्लियर, समझ आ गए सारे के सारे क्वेश्चंस, बता दो। अगर कोई सी क्वेश्चन में डाउट रहा हो तो भी बता दो भाई, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया ना, सारे हो गए ना, सारे हो गए यार। चलिए भाई देख लेना, मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने आपको, अगर कोई रह गया हो तो बता देना, ठीक है जी। तो आज की क्लास को यहीं पे करते हैं ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको मॉक टेस्ट समझ आया होगा, और मॉक टेस्ट आएंगे, मैथ्स को भी क्लासेस को वापस से स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है जी। कंप्यूटर्स के भी आएंगे, हर एक मॉक टेस्ट आएंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, और पूरे आपके एग्जाम के एक्सपेक्टेड पेपर लेके आऊँगा मैं, कोई भी ऐसे फर्जी पेपर नहीं लेकर आऊँगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।